दृष्टिबाधा शिक्षण, दृष्टिबाधार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उपयोगी पुस्तक। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, रोहिणी, दिल्ली। अध्याय 29, दृष्टिबाधितों की शिक्षा व पुनर्वास के क्षेत्र में महान विभूतियों का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं योगदान। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। पुस्तक का ध्वन्यांकन अप्रैल 2018 में हुआ तथा वाचन ऋचा श्रीवास्तव और सताक्षी गुप्ता का है। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 409, अध्याय 29, दृष्टिबाधितों की शिक्षा व पुनर्वास के क्षेत्र में महान विभूतियों का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं योगदान। लेखक डॉक्टर R.S. चौहान। धर्म, अर्थ, संस्कृति, दर्शन व राजनीति इत्यादि सभी क्षेत्रों में असाधारण सफलता प्राप्त करने वाले अथवा योगदान देने वाले व्यक्तियों की जीवन गाथाएं लिखने की परंपरा रही है। दृष्टिबाधितों की शिक्षा एवं पुनर्वास के क्षेत्र में ये परंपरा सबल हो रही, संभवतः असाधारण सफलता तथा सतत संघर्षशील प्रवृत्ति और सृजनात्मक शक्ति के आधार पर इस क्षेत्र में सेवा करने तथा इसे समृद्ध बनाने के लिए संबद्ध व्यक्तियों को यथोचित सम्मान देने, परिवर्तनशील परिस्थितियों में उनके विचारों, अनुभवों तथा तकनीकों से लाभान्वित होने और नई पीढ़ी को प्रगति के पथ पर सदा आगे बढ़ते रहने की अभिप्रेरणा प्राप्त करने एवं बाधाओं के कारण शिथिलता या निष्क्रियता के कुचक्र से बचाने के उद्देश्य से जीवनी साहित्य को महत्वपूर्ण समझा जाता है। ये अधिक विश्वसनीय, सबल एवं उपयोगी उपकरण उसी स्थिति में सिद्ध हो सकता है यदि संबद्ध तथ्यों को निष्ठापूर्वक परखकर उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में उन्हें प्रस्तुत किया जाए। उपलब्ध सूचना एवं अन्वेषण तथा उपर्युक्त उद्देश्य एवं विचारों को दृष्टिगत रखते हुए इस अध्याय में डिडिमस, निकोलस सांडसन, टॉमस रॉड्स, आर्मिताज, लाल बिहारी शाह तथा लाल आडवाणी के विषय में चर्चा की जा रही है। डिडिमस का जन्म वर्तमान मिस्र के सिकंदरिया में ईस्वी 308, 310 अथवा 313 में हुआ तथा मृत्यु ईस्वी 395 व 398 में हुई। उनकी दृष्टिबाधिता 4 अथवा 5 वर्ष की आयु में हुई बताई जाती है। वो निश्चित रूप से कुशाग्र बुद्धि तथा असाधारण रूप से सकारात्मक प्रवृत्ति के धनी थे। पृष्ठ 410, उस काल में किसी दृष्टिबाधित का सफल तथा प्रभावशाली धर्मगुरु बन पाना एक नितांत आश्चर्यचकित करने वाली असाधारण स्थिति थी। ये सब कुछ बताना और समझना इसलिए आवश्यक है कि ऐसे अनूठे व्यक्तित्व के साथ अतिशयोक्ति जुड़ जाना स्वाभाविक है। अतः सूचनाओं का तार्किक विश्लेषण अनिवार्य है। उपलब्ध जानकारी से ऐसा प्रतीत होता है कि डिडिमस में असीमित ज्ञान पिपासा के साथ साथ समाज में असाधारण सम्मान और स्थान प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा भी रही होगी। उनके संबंध में लैटिन सन्यासी व धर्मशास्त्री
टाइरेनियस रूफिनस का कथन है, वो अपनी क्षमताओं का प्रयोग वाचन के लिए नहीं अपितु श्रवण के लिए करते थे ताकि प्राप्त ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा सकें। पढ़ते पढ़ते थक कर उनके वाचक सो जाते थे, किंतु डिडिमस उसके पश्चात भी जागते रहते और अर्जित ज्ञान का मनन कर उसे कंठस्थ करने का प्रयास करते। इस प्रकार उन्होंने व्याकरण, तर्कशास्त्र, संगीत, ज्यामितीय तथा धर्मशास्त्र का व्यापक अध्ययन किया। अपनी अद्वितीय स्मरण शक्ति में अतिरिक्त सहयोग के लिए डिडिमस ने काष्ठ अक्षरों का निर्माण किया, जिनकी सहायता से वो शब्द तथा शब्दों को जोड़कर वाक्य बना सकते थे। ये अपने प्रकार का पहला प्रयास था। इसके माध्यम से उनके लिए मुख्य बिंदुओं को भविष्य के संदर्भ में स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करना संभव हो पाया। उन्हें अल्पायु में ही सिकंदरिया के एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र का प्रमुख बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस पद को उन्होंने लगभग 5 दशक तक सुशोभित किया। फैरल 1956 के अनुसार ये दृष्टिबाधित विद्वान एक महान शिक्षक भी थे, जिनकी ख्याति दूर देशों के ज्ञान पिपासुओं को उनके पास खींच लाती थी। उनकी विद्वता के साथ साथ डिडमस के सम्मान एवं प्रभाव का कारण उनके असंख्य प्रशंसक तथा प्रभावशाली शिष्य भी थे। उनके एक शिष्य तथा ग्रीक विद्वान एवं बाद में एशिया माइनर के बिशप पैलेडियस के अनुसार उनके गुरु की दृष्टिबाधिता उनके लिए एक अभूतपूर्व वरदान थी, जिसके परिणाम स्वरूप वो समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्त अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। पृष्ठ 411। डिडिमस के संबंध में अधिकतर जानकारी हमें उनके शिष्य ईसाई संत जेराम के माध्यम से मिलती है। संत जेराम लैटिन बाइबल के अनुवादक तथा आरंभिक ईसाई चर्च के प्रभावशाली नेता होने के साथ साथ अनेक धार्मिक पुस्तकों के रचयिता भी थे। डिडमस का योगदान अप्रत्यक्ष किंतु अभूतपूर्व श्रेणी का है। उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से उनके ज्ञान और विद्वता से प्रभावित होते थे। डिडमस के अनेक विद्वान शिष्यों तथा प्रभावशाली बिशप और धर्मगुरुओं के माध्यम से उनकी योग्यता तथा विद्वता की चर्चा व्यापक से व्यापकतर होती गई और देशकाल की सीमाओं को लांघती हुई अधिकाधिक गरिमा मंडित होती गई। निकोलस सैंडर्सन। निकोलस सैंडर्सन का जन्म यॉर्कशायर, ब्रिटेन में 1682 ईस्वी में हुआ। 1 वर्ष की आयु में चेचक के कारण बालक की दृष्टि जाती रही। यूरोप में भी उस समय तक दृष्टिबाधितों की शिक्षा एक कल्पनातीत विचार था, परंतु सकारात्मक दृष्टिकोण एवं परिश्रमी पिता तथा अप्रतिम प्रतिभा संपन्न पुत्र ने मिलकर एक नया इतिहास रच डाला। निकोलस की आरंभिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं उनके पिता ने वहन किया। तत्पश्चात निकोलस को दृष्टिवान बालकों के साथ एक स्कूल में भेजा गया। असाधारण स्मरण शक्ति तथा अपने द्वारा विकसित एक उपकरण की सहायता से वो गणित के कठिन प्रश्नों को भी तीव्र गति से हल कर लेते थे। ज्यामिति में भी निकोलस की उल्लेखनीय रुचि थी। किशोरावस्था में गहन और व्यापक अध्ययन की दृष्टि से निकोलस कैम्ब्रिज पहुंचे, परंतु विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं कर सके। हाँ, कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित होकर अधिकारियों ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय सुविधाएं निकोलस को अवश्य उपलब्ध करवा दी। पृष्ठ 412। इस प्रकार निकोलस सैंडर्सन के लिए कैम्ब्रिज में निजी आधार पर अध्ययन संभव हो पाया। तत्पश्चात कुछ छात्र परामर्श तथा गणित में सहायता के लिए उनके पास पहुंचने लगे। फलस्वरूप निकोलस का संपर्क प्रसिद्ध गणितज्ञ सर आइजैक न्यूटन से हुआ। प्रभावशाली दृष्टिबाधित युवक से न्यूटन बहुत प्रभावित हुए और यथासंभव सहायता करने लगे। कहा जाता है कि न्यूटन के गति संबंधी सिद्धांतों को समझने वाले गिने चुने व्यक्तियों में निकोलस सैंडर्सन भी सम्मिलित थे। सौभाग्य से विश्वविद्यालय में निकोलस को कुछ शिक्षण कार्य भी प्राप्त हो गया। उनके लिए अपनी योग्यता सिद्ध करने का ये एक स्वर्णिम अवसर था। अवकाश ग्रहण करते समय सर न्यूटन ने अपने स्थान पर निकोलस सैंडर्सन की नियुक्ति का आग्रह किया। किसी शिक्षा उपाधि का अभाव इस नियुक्ति के मार्ग में एक दुस्सह्य समस्या थी। ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एन ने मानद उपाधि प्रदान कर इस विकट समस्या का समाधान कर दिया और निकोलस को केवल 30 वर्ष की आयु में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनने का ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हो गया।
वो जीवन पर्यंत इस पद पर सफलतापूर्वक कार्यरत रहे। इसके पश्चात अपने अध्ययन, अध्यापन तथा नेत्र विज्ञान सरीखे अनूठे विषय पर भाषणमाला इत्यादि के माध्यम से उनकी ख्याति बढ़ती गई। सन 1719 ईस्वी में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो बना दिया गया और 1788 में जॉर्ज द्वितीय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉज की मानद उपाधि से सम्मानित किया। निकोलस सैंडरसन का योगदान दृष्टिबाधितों की शिक्षा में अप्रत्यक्ष परंतु अद्वितीय महत्व का है। उनके एक उपकरण में कुछ संशोधनों के पश्चात उसे आज भी अनेक दृष्टिबाधित छात्र छात्राएं इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी प्रखर बुद्धि, सफल व प्रभावी अध्यापन निश्चित रूप से उन प्रेरणाओं में सम्मिलित थे जिन्होंने दिदरों को कम से कम दार्शनिक आधार पर दृष्टिबाधित और बधिर दृष्टिबाधितों को भी शिक्षा प्रदान करने में अभूतपूर्व अवधारणाएं प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। सैंडरसन के जीवन वृत्त को ब्रिटेन के राष्ट्रीय जीवनी कोश एवं टेल्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर सरीखी पुस्तकों में सम्मिलित किया जाना भी अनूठा योगदान है। केवल 57 वर्ष की आयु में निकोलस सैंडरसन का देहावसान 1739 ईस्वी में हो गया। पृष्ठ 413 डॉक्टर टॉमस रॉड्स आर्मिताज। डॉक्टर टॉमस रॉड्स आर्मिताज का जन्म 2 अप्रैल 1824 को ब्रिटेन में हुआ था। लगभग 9 वर्ष की आयु में उन्हें टाइफाइड का आक्रमण झेलना पड़ा। किशोरावस्था में पहले जर्मनी और फिर फ्रांस में शिक्षा प्राप्त करने के फलस्वरूप वो जर्मन तथा फ्रांसीसी भाषाओं में दक्षता प्राप्त कर सके। उनकी स्मरण शक्ति भी अद्वितीय थी। 1840 ईस्वी में किंग्स कॉलेज लंदन में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन आरंभ किया। अधिक अध्ययन के फलस्वरूप पहले से ही अपेक्षाकृत क्षीण दृष्टि क्षीणतर होती गई। काफी समय विश्राम करने के बाद वो किसी तरह परीक्षा उत्तीर्ण कर पाए। चिकित्सा अध्ययन के पश्चात डॉक्टर टॉमस रॉड्स आर्मिताज ने एक डिस्पेंसरी में सेवा की तथा सैनिक सेवा के अंतर्गत कीर्मियाई युद्ध में सक्रिय रहे और लौटकर लंदन में परामर्शदाता के रूप में प्रैक्टिस करने लगे, परंतु सीमित होती दृष्टि के कारण उन्हें ये कार्य छोड़ना पड़ा। दृष्टि बाधा को टॉमस ने एक चुनौती और अवसर के रूप में देखा। अंततः उन्होंने लिखा, जो दृष्टि दोष मेरे चयनित व्यवसाय के लिए विकट बाधा सिद्ध हुआ, उसी ने मुझे एक नए और व्यापकतर क्षेत्र में अधिक उपयोगी बना दिया। डॉक्टर आर्मिताज ने 1866 से 68 के दौरान एक संगठन के माध्यम से दृष्टिबाधितों की शिक्षा का व्यापक अध्ययन किया तथा अनेक दृष्टिबाधितों के साथ मिलकर उनकी वास्तविक स्थिति जानी। इस अनुभव के आधार पर उनका निष्कर्ष था कि उस समय दृष्टिबाधितों की शिक्षा पूर्णतः अविकसित थी तथा प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित दृष्टिबाधित एक बड़ी सीमा तक निष्क्रिय भिक्षु थे। अतः शिक्षा के लिए उन्होंने समान ब्रेल कोड की अनिवार्यता समझी ताकि उपयुक्त प्रशिक्षण के बाद दृष्टिबाधितों के लिए संतोषजनक जीविकोपार्जन संभव हो सके। पृष्ठ 414 उन्होंने सन 1868 में उच्च शिक्षा प्राप्त 3 दृष्टिबाधितों का सहयोग लिया, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि स्पर्श लिपि का चुनाव स्वयं दृष्टिबाधितों द्वारा ही किया जाना चाहिए। 2 अन्य सदस्य इस समिति में बाद में शामिल हुए। उन्होंने एक एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन ने एक गहन, व्यापक एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया। डॉक्टर आर्मिताज के अनुसार यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक शिक्षित दृष्टिबाधितों से संपर्क किया गया। प्रत्येक के साथ 2 से 3 घंटे तक चर्चा की जाती थी। इनमें से प्रत्येक 1 से अधिक स्पर्शलिपि लिख पढ़ सकता था। संस्थाओं को भी इस अध्ययन में सम्मिलित किया गया। अंततः मई 1870 में ब्रेल लिपि के पक्ष में निर्णय लिया गया, परंतु ब्रेल के समक्ष अब भी अनेक चुनौतियां थीं। ब्रेल के पक्ष में निर्णय आते ही डॉक्टर आर्मिताज द्वारा इसे लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में समय, ऊर्जा तथा धन प्रदान किए गए। वो स्वयं संस्थाओं में जाकर ब्रेल के लाभ स्पष्ट करते। ब्रेल लेखन उपकरणों तथा पुस्तकों का उत्पादन स्वयं उनके घर में उनकी सहायता से किया जाता था। यद्यपि अधिकतर लोग उन्हें ब्रेल लिपि तथा ब्रेल पुस्तक उपकरणों के उत्पादन या वितरण से जोड़कर देखते थे, परंतु दृष्टिबाधितार्थ शिक्षा एवं पुनर्वास के प्रत्येक क्षेत्र में उनका योगदान देखा जा सकता है।
उन्होंने कार्यरत संस्थाओं को आर्थिक अनुदान दिया। जहां संस्थाएं नहीं थीं, वहां पर नई संस्थाओं को स्थापित करने में सहायता की। तत्कालीन ब्रिटेन में दृष्टिबाधितता से संबंधित संस्थाओं पर डॉक्टर आर्मिताज का प्रभाव देखा जा सकता है। डॉक्टर टॉमस रॉड्स आर्मिताज सामाजिक कार्य में व्यवस्था के बावजूद ऊर्जा के नवीनीकरण तथा उत्साहवर्धन के उद्देश्य से मनोरंजन पर भी ध्यान देते थे। अनेक प्रकार के प्रकृति से निकटता रखना तथा घुड़सवारी उनके प्रमुख शौक थे। घुड़सवारी के दौरान एक दुर्घटना के पश्चात 23 अक्टूबर 1890 में उनकी मृत्यु हो गई। पृष्ठ 415। लाल बिहारी शाह। लाल बिहारी शाह का जन्म पश्चिम बंगाल में 1 दिसंबर 1853 ईस्वी को हुआ। शिक्षा के लिए उन्होंने पानीहाटी, आगरापाड़ा और श्रीरामपुर मिशन स्कूल भेजा गया। 1873 ईस्वी में आयुर्विज्ञान की शिक्षा के लिए लाल बिहारी ने अजमेर का रुख किया। दिल्ली पहुंचकर वो बीमार हुए तथा अस्थायी दृष्टिबाधिता का अनुभव भी उन्हें हुआ, अतः वो श्रीरामपुर लौट आए। 1877 में लाल बिहारी शाह ने शिक्षक के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया और इसके पश्चात अनेक अस्थायी नौकरियां की, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति असंतोषजनक रही। 1893 ईस्वी में शाह को कलकत्ता की बैप्टिस्ट मिशन प्रेस में नौकरी मिली, जिसने उनके जीवन की दिशा और दशा को बदल डाला। इसी प्रेस में गॉर्थवेट आया करते थे, जो ब्रेल लिपि का प्राच्य भाषाओं के लिए संशोधन कर रहे थे। उन्होंने कई कर्मचारियों को ब्रेल प्रशिक्षण के लिए चुना। लाल बिहारी के अतिरिक्त सब इसे छोड़ बैठे। लाल बिहारी को आरंभिक कठिनाइयों के बाद प्रशिक्षण में सफलता मिलने लगी। प्रोत्साहन की दृष्टि से गॉर्थवेट ने उन्हें 30 रुपया मासिक देना शुरू कर दिया। स्थानीय पदाधिकारियों की एक समिति बनाई गई। संतोषजनक काम के फलस्वरूप समिति ने शाह को 100 रुपया मासिक वेतन तथा 20 रुपया मासिक आवास भत्ता देने का निर्णय लिया, जो निश्चित रूप से उन दिनों एक बड़ी रकम थी। दुर्भाग्यवश लाल बिहारी स्वास्थ्य कारणों से लगभग 3 महीने तक अधिकारियों से संपर्क नहीं कर पाए। संपर्क करने पर उन्हें केवल 25 रुपया मासिक वेतन पर समिति के लिए काम करने की पेशकश की गई, जिसे स्वीकार करना उनके लिए संभव नहीं था। वो पुरानी नौकरी पर लौट गए, परंतु अब उसमें लाल बिहारी का मन नहीं लगता था। उन्हें ब्रेल लिपि अपनी वांछित प्रगति का सबसे सबल माध्यम प्रतीत होती थी। 1894 में एक दृष्टिबाधित लड़की को शाह ने ब्रेल सिखाना शुरू किया, जो कुछ दिन बाद चली गई। तत्पश्चात 1897 में एक कुशाग्र बुद्धि लड़का लाल बिहारी के पास ब्रेल सीखने आया। इसके बाद अनेक दृष्टिबाधित लड़के लड़कियों का निरंतर आना जाना आरंभ हो गया। इस तरह कलकत्ता ब्लाइंड स्कूल की स्थापना हो गई। कुछ ही वर्षों में इस विद्यालय में असम, देवघर झारखंड में, दिल्ली तथा आगरा से दृष्टिबाधित वहां पहुंचने लगे। सुचारू संचालन के लिए शाह ने नौकरी छोड़कर विद्यालय को ही पूरा समय देने का निश्चय किया। आरंभिक कठिनाइयों के बाद उन्हें स्कूल के लिए पर्याप्त सामाजिक सहयोग तथा सरकारी अनुदान प्राप्त होने लगा। पृष्ठ 416। लाल बिहारी शाह ने गॉर्थवेट की ब्रेल संहिता में कुछ उपयुक्त संशोधन किए। इसी कोड को वो अपने विद्यार्थियों को सिखाते थे। इसे शाह कोड कहा जाने लगा, जो 1951 ईस्वी में भारतीय ब्रेल के अस्तित्व में आने तक अनेक दृष्टिबाधितों द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा। कलकत्ता ब्लाइंड स्कूल समय समय पर कई इमारतों में स्थानांतरित किया गया। लॉर्ड रॉनाल्डसे के माध्यम से बिहाला में स्कूल के लिए एक भूखंड प्राप्त हुआ। लॉर्ड लिटन के आशीर्वाद से भवन निर्माण के लिए धन प्राप्त हो सका। तत्पश्चात लॉर्ड लिटन ने ही विद्यालय के नवनिर्मित स्थायी भवन का उद्घाटन 31 मार्च 1925 ईस्वी को किया। ये विद्यालय स्वाधीनता पूर्व काल में ही एक प्रगतिशील शैक्षिक संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका था। वर्तमान में भी ये दृष्टिबाधित लड़के लड़कियों के लिए शिक्षा का एक सफल व सबल माध्यम बना हुआ है। स्कूल का वांछनीय स्तर तथा इस क्षेत्र में योगदान स्वयं लाल बिहारी शाह के योगदान का स्पष्ट व सशक्त हस्ताक्षर है। दुर्भाग्यवश 1912 ईस्वी में लाल बिहारी शाह स्थायी रूप से दृष्टिबाधित हो गए। प्रशासन का उत्तरदायित्व अपने बेटे को सौंप दिया, परंतु वो शिक्षण कार्य में व्यस्त रहे।
जीवन पर्यंत ब्रेल तथा दृष्टिबाधितार्थ शिक्षा के विकास कार्य में संलग्न रहते हुए 1 जुलाई 1928 ईस्वी को उनका निधन हो गया। लाल आडवाणी साधारण, प्रतिभा संपन्न, कर्मठ, अपने उद्देश्यों के प्रति स्पष्ट तथा चयनित व्यवसाय के प्रति समर्पित लाल आडवाणी का जन्म कराची में 26 अप्रैल 1923 ईस्वी को हुआ। जन्म के समय दूषित उपकरणों का प्रयोग करने से शिशु की आंखों पर कुप्रभाव पड़ा। अधिकतम प्रयासों के बावजूद दृष्टि सीमित हो गई और 12 वर्ष की आयु में उन्हें दृष्टिबाधिता का सामना करना पड़ा। सौभाग्यवश पिता के सकारात्मक दृष्टिकोण तथा परिवार की अपेक्षाकृत संपन्नता ने लाल को दृष्टिबाधिता जन्य अनेक प्रत्यक्ष पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक बाधाओं को सुरक्षित रखा। यद्यपि अनेक कठिनाइयां उनके सामने भी आईं। पृष्ठ 417। लाल आडवाणी की माताजी का प्रायः ये कहना था कि मेरा तो एक ही बेटा है तथा उनके भाई के लिए 11 रुपए तथा लाल के लिए केवल 5 रुपए वाले जूते दिलवाना ऐसे कटु अनुभव थे जिन्होंने आजीवन आडवाणी का पीछा किया। संभवतः इस कटुता ने उनके जीवन में कुछ एक पक्षों पर नकारात्मक प्रभाव भी डाला। पिता की स्थिति के कारण प्रारंभिक शिक्षा के लिए वो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैदराबाद जाते रहे, जहां उनके पिताजी प्रधानाचार्य थे। इसके बाद कराची दृष्टिहीनार्थ विद्यालय में प्रवेश लिया। वहीं से फिजियोथेरेपी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी भेजे गए। 1943 ईस्वी में देहरादून स्थित सेंट डंस्टन में संगीत अनुदेशक बन गए और अप्रैल 1947 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित दृष्टिबाधिता एकक में असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किए गए। ये उनके लंबे व विकासोन्मुख व्यावसायिक जीवन का आरंभ था। इसके पश्चात भारत में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निःशक्त जन, विशेषकर दृष्टिबाधितों की शिक्षा, पुनर्वास तथा शोध कार्य में अगले 50 वर्ष के दौरान जो कार्यक्रम विकसित हुए और कार्यान्वित किए गए, उनमें प्रायः सभी में लाल आडवाणी की भूमिका देखी जा सकती है। इनमें भारतीय ब्रेल का उद्गम और विकास, विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, विकलांग बालकों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना, विशेष रोजगार कार्यालय योजना, प्रमुख विकलांगता क्षेत्रों में राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करना इत्यादि प्रमुख हैं। आडवाणी का जीवन एक झरने के समान था जो अविरल गतिशील रहते हुए अपनी शक्ति, व्यापकता, गहनता तथा विविध क्षमताओं में वृद्धि करता रहता था। लाल आडवाणी ने व्यावसायिक जीवन के उत्तरदायित्व सफलतापूर्वक वहन करते हुए एमए दर्शन शास्त्र, दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षण हेतु डिप्लोमा, विशिष्ट शिक्षा तथा मानसिक मंदता के क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधियां प्राप्त की। अनेक लेख, प्रतिवेदन और पुस्तकें लिखी तथा कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आडवाणी सरकार में महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ स्वयंसेवी संगठनों में योगदान के लिए भी याद किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में 32 वर्ष तक अनेक पदों पर सेवा के अतिरिक्त वो राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान देहरादून के प्रथम निदेशक भी रहे तथा उन्होंने भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के सलाहकार, नासियों, मुंबई के निदेशक शोध, IFB की ईस्ट इंडिया कमेटी तथा WBU की एशियन ब्लाइंड यूनियन के अध्यक्ष एवं AICB के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दी तथा दृष्टिबाधितों की शिक्षा अथवा पुनर्वास की प्रगति का माध्यम बने। पृष्ठ 418। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान के लिए आडवाणी को ख्याति, सम्मान तथा अनेक पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें अल्पाईवाला मेमोरियल अवार्ड, उत्कृष्ट विकलांग व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, ICEVI जगदीश पटेल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तथा सपना द्वारा प्रदत्त मानव सेवा अवार्ड प्रमुख हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन द्वारा उन्हें आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई। लाल आडवाणी ने अनेक संस्थाओं में अपना योगदान तो दिया ही, साथ ही कई नई पहलों का भी सूत्रपात किया। इस प्रकार उन्होंने फरवरी 1993 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन की स्थापना की। लगभग 6 दशक तक सेवा के माध्यम से उपयोगिता, योगदान व सक्रियता के उच्च कीर्तिमान स्थापित कर 1 मार्च 2005 को लाल आडवाणी का स्वर्गवास हुआ। पुस्तक दृष्टिबाधा शिक्षण समाप्त। आपको हमारी पुस्तकें कैसी लगती हैं? ये बताने के लिए आप अपने विचार हम तक
लिखकर खतों द्वारा पहुंचा सकते हैं। खत भेजने के लिए हमारा पता है RSVI A 303 द्वितीय तल, गोपाला अपार्टमेंट, नरही, राम तीरथ मार्ग, लखनऊ 226001, या फिर ईमेल करें DAISYRSVI यानी daisyrsvi@gmail.com पर। आपके खतों द्वारा हमारा तथा हमारे रीडर्स का उत्साह बढ़ेगा तथा हम और जोश के साथ कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद।